जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता भाग्य श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नई ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के पूर्व के प्रश्न पत्रों का कि कैसे उसका व्याख्या किया जाएगा, हल किया जाएगा। और हम लोग चर्चा कर रहे थे सन 2009 के प्रश्न पत्र का। आज हम विधि प्रश्न पत्र तृतीय जो राजस्व संहिता है यानी कि स्थानीय विधियां हैं या आईपीसी है, उसका चर्चा करेंगे जो उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप ऐसे ही वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, अन्य लोगों को शेयर भी करें। विषय पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, ये जजमेंट लिखने की बात कर रहा है। हमने पूर्व वीडियो में भी कहा था कि जजमेंट हम मुंह से कोई व्याख्या करके नहीं बता सकते, उसका इसेंशियल है, आपके दिमाग में रखना पड़ेगा और उसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर इसका 1B है। 1B प्रॉब्लम बेस पे है और इसका आंसर देना है। ये कह रहा है कि A, B, C, D और E एक्स को मार डालने का षड्यंत्र रचे। वे कार चुराए और मार डालने के लिए एक्स के घर चलाकर ले गए, परंतु रास्ते में ए बीमार हो गया और कार में बैठा रहा। शेष अभियुक्त बी, सी, डी और ई ने एक्स की हत्या किए। अभियुक्त किन अपराधों के लिए आरोपित एवं अभियोजित किए जा सकते हैं? देखिए, जो भी क्वेश्चन बनता है वो आपके विवेक पे छोड़ देता है कि आप उसको किस तरीके से एनालिसिस करके आंसर देंगे। चूँकि जो इसमें आंसर दिया गया है, कमेंट्री है, वो थोड़ा सा मेरे ओपिनियन से मिसमैच कर रहा है। और कारण ये है कि इसने जो समस्या का जो आंसर दिया है उसमें सीधे सीधे कहा है कि षड्यंत्र तो साबित होता है, तो 120B आईपीसी के तहत सभी लोग लाइबल होंगे। पुनः जो उसमें बता रहा है कि एक व्यक्ति जो कार में ही बैठा रह गया ए, उसको ये बाकी की लाइबिलिटी से मुक्त कर रहा है। और चूंकि इसमें चोरी की कार बताई गई है तो इसकी लाइबिलिटी जो है ए के साथ 120B और 379 आईपीसी के साथ लेकर के ये चल रहे हैं। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो सभी के सभी जो है 120B, 379 और 302 आईपीसी के तहत अभियोजित किए जाएंगे और दंडित किए जाएंगे। इसके पीछे कारण क्या है कि एक इंदर सिंह बनाम इम्परर का जो केस था उसमें 5 व्यक्ति थे, यानी कि 4 व्यक्ति थे, ए, बी, सी, डी। वो जेड का हत्या करने के लिए कॉमन इंटेंशन से गए। पता चला जेड घर पे नहीं है, खेत में है। अब ए द्वारा क्या हुआ कि वो कहा गया कि जाओ जेड को बुला कर ले आओ, चाहे बरगला के ले आओ, जैसे भी ले आओ। वो गया जेड को बुलाने के लिए। उसी दौरान जेड के जगह पर जो जेड का लड़का था वो घर पे आया और बाकी के जो अभियुक्त थे वो जेड समझ करके उसको गोली मार दी। अब गोली मार तो दिए लेकिन वहाँ ए उपस्थित नहीं था, फिर भी न्यायालय ने सभी को हत्या सहित जो है धारा 34/302 के तहत दंडित किया। अब इस केस में भी देखा जाए तो यही है कि ए चूँकि बीमार भले है लेकिन कॉमन इंटेंशन तो है ही उसका भी चलने का। अब बीमार पड़ने की वजह से यदि रुक गया तो इंटेंशन है। ऐसा नहीं है कि वो कार से उतर करके घर चला गया, वो मजबूरी में रुक गया है, किसी कारण से रुका है। इंटेंशन तो उसका भी था, यदि ऐसा रहता तो वो जरूर उसमें शामिल होता। बीमारी की वजह से रुक गया लेकिन ये साथ में वो भी शामिल है। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर यही होगा कि 120B और /34 के साथ 379 और 302 दंडनीय होगा। बाकी कमेंट्री में तो उसको हटा दिया गया है ए को, क्योंकि वो बीमार के होने के नाते उसको सिर्फ चोरी और षड्यंत्र के मामले में ही दायी ठहराया गया है। इसेंशियल जरूर लिखना है कि चूँकि 120B का इसेंशियल क्या है, 34 का इसेंशियल क्या है, 379 का इसेंशियल क्या है और 302 चूँकि लाइबल होते हैं इसलिए इसमें आएंगे। अब एक क्वेश्चन और है 1B सेकेंड इसका। ए एक पार्टी में भरी हुई बंदूक के साथ शामिल हुआ और पार्टी के बीच में अंधाधुंध गोलियां चलाया। फलस्वरूप बिना आशय के वाई को मार डाला।
ए के द्वारा कौन सा अपराध किया गया है। देखिए ये धारा 300 के जो चतुर्खंड है उस पर आधारित है और उसका जो दृष्टांत डी है वो पूरा सटीक बैठता है। अब जैसे इसमें कहा गया कि यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी यदि संभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिसे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना कार्य करे। तो यहाँ कोई प्रतिहेतु नहीं है और दृष्टांत भी यही है इसका डी, किसी प्रतिहेतु के बिना व्यक्तियों के एक समूह पर भरी हुई तोप चलाता है और उनमें से एक का वध कर देता है, का हत्या का दोषी है यद्यपि किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की उसकी पूर्व चिंतन का परिकल्पना न रही हो। तो ये दृष्टांत और इसका हवाला दे करके आप इसका आंसर ये दे सकते हैं कि जो बंदूक भरी बंदूक थी उससे यदि पार्टी में गोली चलाता है तो सीधे सीधे वो हत्या के लिए लायबल होगा। अब एक क्वेश्चन और है 2A, ये कह रहा है कि जहां एक कांस्टेबल जिसके पास भरी हुई बंदूक परंतु दोषपूर्ण बंदूक थी, एक अभियुक्त जो बैलगाड़ी से उस पर बैठकर जा रहा था को बैलगाड़ी पर चढ़कर गिरफ्तार करना चाहता था और जहां उसके और अभियुक्त के बीच हाथापाई हुई और जिसके अनुक्रम में बंदूक चल गई और कांस्टेबल मार डाला गया, क्या अभियुक्त आपराधिक मानववध या हत्या करने में किसी प्रकार का दोषी है या नहीं। तो दो चीज़ यहाँ पे है। एक तो पहली बात कि जो अभियुक्त की क्या क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है वो देखना है। तो पहली तो 353 में आ जाता है। 353 का अगर बियर लैंग्वेज देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति पर जो लोक सेवक हो उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन निष्पादन कर रहा हो या इस आशय से कि उस व्यक्ति को वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन से निरूपित करे या भयोपरत करे या ऐसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य का विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या की जाने के लिए प्रवर्तित किसी बात के परिणाम स्वरूप हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा और दोनों में से किसी बात के कारोबार से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो पहला तो क्रिमिनल लायबिलिटी 353 का सीधे सीधे बन गया। अब चूंकि गोली चलने से उसकी हत्या होती है तो अब इसको ये देखना है कि क्या वो दुर्घटनावश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ तो प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात कहीं कहा ही नहीं गया है। यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा का बात कहा गया होता तो सीधे सीधे हत्या में चला जाता, क्योंकि किसी लोक सेवक के कर्तव्य के निर्वहन में यदि कोई बाधा पहुंचाता है और उस वक्त कोई अपने चाहे प्राइवेट प्रतिरक्षा का इस्तेमाल करना तो उसको नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात ये आता है कि चूंकि बंदूक उसके पास था दोषपूर्ण रूप से और उस दोषपूर्ण बंदूक का वो उपयोग भले वैध कार्यों के लिए कर रहा था लेकिन उसका प्रयोग दोषपूर्ण था। अब उसमें चूंकि ये पूरा स्पष्ट नहीं किया है कि हाथापाई का जो होता है अब वो कसौटी नहीं कसा जा सकता है कि मतलब एक सोने के रूप में तौला नहीं जा सकता है कि उसकी कसौटी क्या है, क्योंकि उस कंडीशन में घटनाएं किसके द्वारा हुई कैसे हुई ये कन्फर्म नहीं हो पाता है और उस आधार पे 80 का लाभ इसको मिलेगा। क्योंकि ये जो घटनाएं होती हैं ना वो दुर्घटना जो भी होता है, अब चूंकि उसमें जो बात कही गई है विधिपूर्ण कार्य करते हुए, तो अब ये भी नहीं कहा जा सकता है कि विधिपूर्ण कार्य कर रहा था, क्योंकि जो अभियुक्त कार्य था वो विधिपूर्ण कार्य नहीं था, उसको सरेंडर कर देना चाहिए। तो अब उस तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन होगा मेरे ओपिनियन से, और मेरे हिसाब से यहाँ पे जो आपराधिक मानववध है उसके लिए लाइबल होगा, साथ में 353 के लिए लाइबल होगा। कमेंट्री में चूँकि केवल 353 का ही बताया गया है आपराधिक दायित्व और इसको 80 का लाभ दिया गया, लेकिन जब आप 80 पढ़ेंगे तो उस 80 में ये कहा गया है कि विधिपूर्ण साधनों द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है सम्यक सावधानी के साथ और कोई ऐसी घटना घट जाती है तब वो क्षम्य होता है। यहाँ ऐसा कोई विधिपूर्ण सावधानी की बात ही नहीं है, वो तो सीधे सीधे विधिपूर्ण कार्य ही नहीं कर रहा है अभियुक्त, तो उसको तो सरेंडर कर जाना चाहिए। अगर जो किसी कांस्टेबल द्वारा उसको गिरफ्तार किया जा रहा है वो बलात् प्रतिरोध कर रहा है, अब उस समय कोई ऐसी घटना हो रही है तो ये 80 का लाभ नहीं इसको मिल सकता है। तो जो भी है कमेंट्री में अपने हिसाब से लिखा गया है, मेरे हिसाब से ये आंसर होगा। फिर इसका 2A का सेकंड है,
पी सोते हुए चलने की अपनी ज्ञात पृष्ठभूमि के साथ एक रात में सोकर उठा, सोते हुए गैरेज तक गया और उस दशा में अपनी कार को कुछ दूरी तक चलाया। वह कार को अपने साले के घर पर रोका, कमरे में प्रवेश किया जहां उसका साला सो रहा था और उस पर तगड़ा प्रहार किया। तद्वारा उसे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया। हत्या कारित करने के प्रयत्न के लिए अभियोजन में पी का अधिवक्ता अनुमतता में स्वयं चलने का विवेचन करता है, जिसके आधार पर दोषमुक्ति चाहता है। निर्णय दीजिए, क्या आप सोचते हैं कि इस मामले पर धारा 84 भारतीय दंड संहिता के अधीन विचार किया जाना चाहिए? पी के आपराधिक दायित्व का परीक्षण कीजिए। चूंकि 84 सीधे सीधे कह रहा है कि किसी व्यक्ति की ऐसी मानसिक स्थिति है जो कि उस कार्य को करने की प्रकृति को समझ नहीं पा रहा है कि क्या वो कर रहा है, तो क्रिमिनल लायबिलिटी से मुक्त हो जाएगा। चूंकि इसमें मैकनाटन का केस बहुत ही प्रसिद्ध रहा और लीडिंग केस है, उसी पर आधारित उसमें कुछ नियम भी बताए गए हैं और जो चित्त विकृति है उसका लेवल क्या है, इसका टेस्टिफाई होना जरूरी है कि यदि वो कार्य की प्रकृति को समझने में सक्षम नहीं है, इस प्रकार से उसकी चित्त विकृति है, तो फिर वो क्षम्य हो जाएगा। अब इससे जो रिलेटेड केस है उसमें एक कहा गया था एस तुबा चेतिया बनाम असम राज्य के मामले में विधिक पागलपन स्थापित करने हेतु यह सिद्ध करना आवश्यक है कि संबंधित व्यक्ति की ज्ञानात्मक क्षमताएं ऐसी है कि वह नहीं जानता कि उसने क्या किया है अथवा उसके कार्य का परिणाम क्या है। यही बात अभी हमने कहा। पुनः रिपपथी अमल AIR 1959 का मामला जो था उसमें कहा गया कि नींद में चलने की बीमारी थी और ऐसी अवस्था में उसने अपराध किया। न्यायालय ने निर्धारित किया कि अभियुक्त धारा 84 भारतीय दंड संहिता का लाभ पाने का हकदार है। तो यदि देखा जाए इस आधार पर तो पी को लाभ मिलेगा यदि ये साबित कर दिया जाता है कि उसकी मानसिक लेवल इस स्तर पे था कि वो अपने कार्य की प्रकृति को समझने में सक्षम नहीं था कि उसने क्या किया, तो इस आधार पर उसको क्षम्य किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन और है इसका 2B1 का। A B से पानी मिला हुआ दूध जानते हुए खरीदता है कि B को अपमिश्रित दूध बेचने हेतु अभियोजित किया जाए। A ने कौन सा अपराध किया है? देखिए, A के द्वारा किसी प्रकार की क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि आप मन में किसी के भी प्रति कोई भी चीज़ सोच लें तो सोच लेने मात्र से आपकी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होती है। अब चूंकि ये अभियोजन की तैयारी मात्र था, अभियोजन दाखिल नहीं किया गया था। जब तक ये अभियोजन नहीं दाखिल किया जाएगा तब तक इसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, और वो भी इस कंडीशन में होगा कि जब वो मैलिशस प्रोसिक्यूशन चला है। यदि उसने अपमिश्रण किया है तो सीधी से वही लायबिल होगा। तो यहाँ कोई उसकी लायबिलिटी नहीं बनती है। इस तरीके का आप आंसर दे सकते हैं छोटे लाइन में। फिर 2B का सेकंड है क्वेश्चन। एक चोर B के घर में घुसता है और उसकी अलमारी खोलता है। B चेतावनी देता है तथा चोर पीछे हटकर उसे पीटता है। जब चोर अभी घर में है B उस पर गोली चलाता है और उसे मार डालता है। B के द्वारा कौन सा अपराध कारित किया गया है? देखिए, धारा 100 में जो प्राइवेट डिफेंस की बात कही गई है, किसी के मृत्यु कारित तक की स्थिति कब हो सकता है, और 103 में जो बात कही गई है, तो उसको यदि आप देखते हैं तो इसमें एक चीज़ समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्लियर नहीं कर रहा है। पहले तो गलती इसमें B की ही है। B को भाग जाना चाहिए यदि ये द्वारा विरोध किया जा रहा है तो, और B यदि भगता नहीं है बल्कि पलटकर गोली चला देता है तो उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो है क्षम्य नहीं होगा, क्योंकि वो खुद अतिचारी है और अतिचारी के नाते उसे किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। यदि यहाँ लाभ मिल सकता था सॉरी हमने गलत बोल दिया, इसमें एक चोर की बात कर रहा है, बी का घर है तो बी को लाभ मिलेगा। अब बी को ये देखना है कि किस लेवल तक उसने उसको कारित किया। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है ना कि इस क्वेश्चन को जो भी HGS में है, यदि आप क्वेश्चन समझने में मिस्टेक कर गए तो आंसर पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले किया, क्वेश्चन का तुरंत हम आंसर कुछ और वे में दे जा रहे थे, जबकि इसका आंसर ये होगा कि बी को जो है प्राइवेट डिफेंस का राइट है, लेकिन वो चूंकि अपने प्राइवेट डिफेंस का जो प्रयोग कर रहा है उसके प्रयोग करने का जो एक लेवल है वो कितना होना चाहिए इस पर डिपेंड करता है।
अब इस केस में कहीं नहीं कहा गया है कि वो मारने का जो पलट कर बी को जो मार रहा था ये, वो किस तरीके का चोट पहुंचा रहा था। अगर जो उस चोट की गंभीरता इस तरह की थी कि घोर उपहति है या मृत्यु उससे परिणाम हो सकता है, तब इसके द्वारा यदि कोई ऐसी क्षति बी द्वारा किया गया है तो क्षम्य हो जाएगा। लेकिन यदि घोर उपहति या मृत्यु उसका परिणाम नहीं है, तब यहाँ बी द्वारा किया गया जो भी हत्या माने वध है, वो मानव वध, वो या तो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आ जाएगा या तो क्षम्य हो जाएगा। दोनों में से कैटेगरी हो सकती है। अब चूंकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं है, अब लेकिन एक और बात कह रहा है कि जयदेव बनाम पंजाब राज्य 1963 के मामले में कहा गया है कि धमकाए गए व्यक्ति द्वारा आत्म प्रतिरक्षा में प्रयुक्त बल की माप स्वर्ण तौल के अनुरूप नहीं की जानी चाहिए। यानी कि जो माप तौल की बात आ रही है, अब उसको स्वर्ण के रूप में तौला नहीं जा सकता है, इस हिसाब से तो इसको क्षम्य माना जाएगा। वो किसी प्रकार का क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगा, क्योंकि उसने चेतावनी दी। चेतावनी के बाद भी अगर जो कोई चोर पलट करके उस पर वार करता है तो उसके लिए लाइबल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3(1)(a)(1) है, रमेश द्वारा अपने बोई गई फसल को दिनेश के द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया पाता है। सहायता के लिए पुलिस के पास पहुंचने का कोई प्रयत्न किए बिना संपत्ति को संरक्षित करने के लिए और पुनः क्षति को बचाने के लिए रमेश ने दिनेश पर आक्रमण और क्षति कारित किया। उस लड़ाई में दिनेश रमेश पर चाकू का घात करने के लिए उत्प्रेरित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु कारित हुई। क्या दिनेश ने कोई अपराध कारित किया? कारण दीजिए। देखिए, ये पुनः जो है क्या नाम है कि धारा 103 और 104 पर आधारित है, और उस हिसाब से देखा जाए तो ये धारा 304 जो आईपीसी है उसके तहत लाइबल होगा। चूँकि इस रमेश के पास जो है इतना समय था कि वो चाहे तो प्रोटेक्शन के रूप में लोक सेवक का सहायता ले सकता था। चूँकि आगे से संरक्षित करे इसके लिए इसने हाथापाई किया, और उसमें चूँकि इसके द्वारा हत्या कर दिया जाता है, मानववध कर दिया जाता है, तो वो फिर 304 की श्रेणी में जाएगा, आपराधिक मानववध की श्रेणी में, जो कि हत्या की श्रेणी में नहीं है। अब ये उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पूछू के मामले पर आधारित है कि आक्रामक है तथा व्यक्ति स्वतः आक्रामक है तथा जो स्वतः अपने ऊपर आक्रमण को आमंत्रित करता है, अपने आक्रमण प्रहार के कारण व्यक्ति आत्म प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं है। यानी कि वो सीधे सीधे 304(b) में जाएगा, 304 में जाएगा, गलत हमने बोल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3(a) का सेकेंड पार्ट है, वन विभाग ने वन माफियाओं की गतिविधियों के बारे में सूचना प्राप्त किया। घटना के दिन राम एक अंतर विवेकशील वनरक्षक बिना अनुज्ञा के साल के वृक्ष को गिराते हुए X, Y एवं Z को पकड़ा। बचने में विफल होने पर उन्होंने राम का मुकाबला किया और कुल्हाड़ी के भोथरे पक्ष की ओर से उसके पैरों और बाहों पर घोर क्षतियाँ निरूपित की। उन्होंने कुल्हाड़ी के भोथरे पक्ष की ओर से सिर पर 2 क्षतियाँ निरूपित करने के लिए प्रयोग किया। अगले दिन राम मृत पाया गया। परीक्षा रिपोर्ट यह प्रकट करती कि मृत्युपूर्व की क्षतियों के कारण आघात और रक्तस्राव के कारण परिगृहित हुई उस अपराध का वर्णन कीजिए जिसके लिए X, Y एवं Z अभियोजित किए जा सकते हैं। तो सीधे सीधे धारा 300 का जो खंड 2 है और खंड 3 है उसके तहत आता है, और उसके हिसाब से ये 302 के लिए लाइबल होंगे और दंडित किए जाएंगे। क्योंकि किसी लोक सेवक द्वारा अपने कार्य के कर्तव्य के अनुपालन में कोई कार्य किया जा रहा है और उसमें किसी प्रकार का प्रतिरक्षा नहीं मिलता है, और इस तरीके से कोई वाइटल पार्ट पे यदि प्रहार किया जा रहा है, उसमें कोई मृत्यु हो जाती है, तो सीधे सीधे हत्या की श्रेणी में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3(b)(1) है, जहां एक हिंदू महिला ने अपनी अवयस्क पुत्री के साथ अपने पति का घर छोड़ दिया और ए के घर गई और उसी दिन पुत्री का विवाह बी ए के भाई के साथ बिना पिता की सम्मति के कर दिया गया। क्या ए किसी अपराध का दोषी है, और यदि हाँ तो भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अधीन होगा? तो ये देखिए, इसमें आप धारा 361 और 363 का वर्णन कर सकते हैं, साथ में 109 का वर्णन कर सकते हैं। चूँकि हिंदू लॉ में यहाँ शब्द जो प्रयोग किया गया हिंदू महिला, इससे साबित होता है कि वो यह जानना चाहता है कि जो महिला है उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी क्या बनती है। तो जो हिंदू महिला होती है, सबसे पहले जो संरक्षक की बात देखा जाए संरक्षता अधिनियम के तहत, तो सर्वप्रथम
पिता का राइट होता है, उसके पश्चात माता संरक्षक होती है। तो चूंकि ये पिता वैध संरक्षक होता है और उसके संरक्षकता से यदि कोई महिला उसको लेके जा रही है तो धारा 361 के तहत वो परिभाषित जो है उसमें आएगा और धारा 363 में लाइबल होगी। चूंकि उसने जेड जो ए का भाई है उसके साथ उसकी शादी भी करवा दे रही है, तो यहाँ पे फिर दुष्प्रेरण का भी वो लाइबल होगा। और ये केस जो था प्राण कृष्ण शर्मा 1882 का मामला है, उस पर आधारित है। उस केस में इस तरह का निर्णित किया गया था। अब इसके बाद से क्वेश्चन है 3B सेकेंड ए, एक न्यायालय जेड को समन जारी करता है, समन का पालन न करने के लिए जेड फरार हो जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा के किस धारा के संदर्भ में जेड के द्वारा कारित किए गए अपराध को बताइए। तो देखिए धारा सीधे 172 IPC पर आधारित में दो तरह की बातें कही गई हैं कि यदि कोई ऐसा लोक सेवक है और उसने किसी प्रकार का समन या सूचना आदेश तामील निकाला है, उससे कोई बचता है, व्यक्ति फरार हो जाता है, तो 1 माह तक के जुर्माने 1 माह तक का सज़ा होगा और 500 रुपये तक का जुर्माना होगा। लेकिन वही समन यदि किसी न्यायालय द्वारा जारी किया गया है और उसका अवहेलना करता है तो फिर वो 6 माह तक का सज़ा होगा और जुर्माना 1000 रुपये तक का हो सकेगा। क्योंकि इसमें न्यायालय शब्द का प्रयोग कर दिया गया है तो इस सेकेंड पार्ट जो है इसका पैरा का 172 का उसके तहत लाइबल होगा और उस हिसाब से जो इसमें दंड है 6 महीने का जुर्माना कारावास है और 1000 रुपये तक का जुर्माना है, उससे लाइबल होगा। अब आते हैं अब इसका स्थानीय विधियों का जो क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें 3 क्वेश्चन बनाया है, लेकिन छोटे छोटे करके कई पार्ट में क्वेश्चन बनाया है PC का और 50 नंबर का है और बहुत ही समझ जाइए कि इम्पॉर्टेंट ये रोल करता है मेंस में। सारे क्वेश्चन का आंसर आप देंगे और अपने हिसाब से देंगे, क्योंकि कमेंट्री में तो अपने हिसाब से लिखा रहता है, इसीलिए मैं व्याख्या कर रहा हूँ कि हम लोग के हिसाब से क्या हो सकता है। आप लोग भी एक बार सोचिएगा और कहीं से थोड़ा सा दुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि हम भी उस चीज़ को समझ सकें कि इसका आंसर कैसे होगा। क्वेश्चन तो आप लोग के सामने भी होगा अगर जो आप लोग अनुसार पेपर देख रहे होंगे तो। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 ये है, EPZ एक्ट से संबंधित है और इसमें कह रहा है कि अंतरणीय अधिकार वाले भूमिधर एवं अनंतरणीय अधिकार वाले भूमिधर के बीच क्या अंतर है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 157A और 157A में अंतर्विष्ट निबंधन क्या है। तो देखिए ये तो EPZ एक्ट हम लोग को नहीं पढ़ना है, राजस्व संहिता पढ़ना है। और उससे रिलेट करके यदि देखते हैं तो धारा 74 में बताए गए हैं कि कितने प्रकार के टेन्योर होल्डर होते हैं। उसके बाद से जो संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर हैं उनके बारे में 75 में बताया गया है और असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर हैं उनके बारे में 76 में बताया गया है। और जब 78, 79 और 89 और 88 को पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से कौन कौन क्या कर सकता है। तो इंजॉयमेंट कौन कर सकता है, अंतरण कौन कर सकता है, तो उसके बारे में अंतर बताया गया। तो इन सब सेक्शनों को आप देख सकते हैं और उस पर चर्चा किया जा सकता है। इस प्रकार इसका आंसर दिया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन है 4B, क्या और कैसे मुस्लिम समुदाय से संबंधित अंतरणीय अधिकार वाला भूमिधर दान करके जोत को अंतरित कर सकता है, और यदि ऐसा है तो किस विधि के अधीन और किस ढंग से। देखिए बहुत ही दुविधापूर्ण ये क्वेश्चन है, क्योंकि यदि देखा जाए तो स्थानीय विधि जो होता है वो स्वी विधि पर प्रिवेल करता है, यानी कि बिना भेदभाव के धर्मनिरपेक्षता के आधार पर जो भी राजस्व संहिता है वो बना है। इसमें चाहे किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति है, यदि जोत की भूमि है तो वो गवर्न होगा राजस्व संहिता अधिनियम के तहत ही। तो पहले तो ये रहेगा। अब दान के संबंध में चूंकि राजस्व संहिता में कोई ऐसी बात नहीं की गई, सीधे सीधे वहाँ अंतरण की बात कही गई है, तो अंतरण के बारे में ये देखा जाएगा कि वो अंतरण किस प्रकार का व्यक्ति कर रहा है, ट्रांसफरेबल राइट वाला भूमिधर कर रहा है कि नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाला भूमिधर कर रहा है। तो यदि ट्रांसफरेबल राइट वाला भूमिधर कर रहा है तो उसका जो TPA का धारा 122 से लेकर के 129 तक है वो गवर्न होगा। अब चूंकि वहाँ एक बात कही गई कि मोहम्मदन विधि लागू नहीं होगा यहाँ, लेकिन जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत वही होंगे जो कि सारे विधियों पर लागू हो रहे हैं यहाँ स्थानीय विधि के लिए। तो हमारे हिसाब से जो इसका आंसर होगा कि कहीं से भी मुस्लिम विधि का यहाँ कोई रोल नहीं होगा। ये जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है उसके तहत अंतरण अपने संपत्ति का कर सकता है। चूँकि संपत्ति का अंतरण दान द्वारा किया जा रहा है और जोत की संपत्ति है
तो यहाँ पे धारा 122 से लेकर से 129 तक टीपीए लागू होगा। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5A है, यदि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122C की उपधारा 2 में निर्दिष्ट भूमि किसी व्यक्ति को आवंटित की जाती है और आवंटिति से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों के अतिलंघन में उसे कब्जा करता है, तब किसके समक्ष और उस उपबंधित प्राधिकारी के उपाय और शक्तियाँ क्या है। तो अब देखिए, अब चूंकि यूपीजेड एक्ट में पूछा है, अब ये हम लोग को पढ़ना ही नहीं। यदि देखा जाए राजस्व संहिता में तो धारा 136 और 151 में इस बात का वर्णन है। उसमें बताया गया है जिलाधिकारी को पावर दिया गया है, एसडीएम को पावर दिया गया है कि आवेदन प्राप्त होने पर वो बल प्रयोग करके उसको अत्याचारी को हटा सकते हैं, और इस तरीके से अपना जो है आंसर हम लोग दे सकते हैं इसका। अब क्वेश्चन नंबर 5B है, ये भी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम के अधीन बिना हक के भूमि अर्जित करने वाले व्यक्ति के बेदखली के लिए कौन सी प्रक्रिया निर्दिष्ट की गई है। ऐसे व्यक्ति को बेदखल करने में विफल होने के परिणाम क्या होंगे, क्या भूधृति का कोई वर्ग ऐसे परिणामों से मुक्त है। तब देखिए, धारा 134 जो है भू राजस्व संहिता है, उसमें दिया गया है कि कोई ऐसा अतिक्रमणी है उसको बेदखल कैसे किया जाएगा। और हम लोग को चूँकि जेड एक्ट नहीं पढ़ना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चूँकि जेड एक्ट का क्वेश्चन है तो हम लोग को जेड एक्ट को नहीं देखना है। लेकिन यदि कोई ऐसा मैटर है जो राजस्व संहिता में भी है तो उसका हम लोग वर्णन करके इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आगे के क्वेश्चन को अब चकबंदी अधिनियम से पूछा गया है, इसका हम व्याख्या करेंगे। और अगले वीडियो में तब तक मिलते हैं, हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।